नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। और आज हमारे बीच जो शख्स मौजूद है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आप हर किसी ने उन्हें देख रखा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जी से। गौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीजी भास्कर में। कैसे आपने सोचा कि मुझे राजनीति में जाना है? शास्त्र में एमए किया है मैंने दुर्गा कॉलेज में, लेकिन राजनीति मेरी रुचि का विषय नहीं। परिवार का जिक्र किया, बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। पिताजी का छोटा सा सैलून था, तो वो चीज़ मुझे बहुत खला। तो जब आपने राजनीति में आने का सोचा तो बीजेपी पार्टी को ही क्यों चुना? आप किसी और पार्टी में भी जा सकते थे। उस समय अटल जी का पूरे देश में क्रेज था। जी बिल्कुल। अटल जी की कविताएं हम लोग सुनते थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही अच्छा लगता था, एक शांत, सौम्य, गंभीर। जी। लेकिन मैंने किसानों की राजनीति, किसान परिवार से हम लोग आते हैं। हमारा पूरा बैकग्राउंड आप देखोगे तो सब फैमिली में सब लोग कृषक कार्य में लगे हुए हैं। जी। तो इसलिए मैंने किसान मोर्चा को पकड़ा कि किसानों की राजनीति करूंगा। और हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक ही नाम था, मिस्टर छत्तीसगढ़ सन 2000 गौरी शंकर श्रीवास। वो आपके समाज के लिए एक बहुत गौरव का पल था। उस समय के हीरो थे आप। वो पल कैसा था आपके लिए जब आपको पता चला कि हाँ यार, मैं हूँ मिस्टर छत्तीसगढ़? प्रथम मिस्टर छत्तीसगढ़ बनने का सौभाग्य मिलना किसको पसंद नहीं आएगा। मैंने सोचा भी नहीं था और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मिस्टर छत्तीसगढ़ बनना तो चलो राज्य तक की बात थी। जी जी। फिर आप इंडिया लेकिन ग्रासिम मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के लिए जाना मेरे लिए और बड़ा अचीवमेंट हो गया। अच्छा। बड़ा प्लेटफॉर्म मिला राजनीति में। आज जो मैं स्थापित हूँ, मेरी पार्टी ने जो मुझे मौका दिया है जी। लगभग 9 साल से लगातार मुझे मेरी पार्टी प्रवक्ता बना रही है जी। तीसरी बार मुझे भी सौभाग्य मिला और फिर से मैं दहाड़ू, जैसे वहाँ मैं शेर की तरह जैसे आप दहाड़ते हो। वो चाहते मेरे को उसी रूप में वो लोग पसंद करते हैं। आज भी देखिए जो पोस्ट लिखा है कि मैं गायब हूँ। भाई सरकार है, सरकार के लिए आप अपनी पार्टी के लिए कैसे आप जाकर वहां पर उनके साथ में खड़े होंगे? जी। हमारा काम है समस्या का समाधान करना। जी। अब हम लोग नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। और आज हमारे बीच जो शख्स मौजूद है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आप हर किसी ने उन्हें देख रखा है, पहचान रखा है। तो मैं बिना किसी देर के, बिना किसी इंतज़ार करवाए उन्हें आपसे रूबरू करवाऊंगी। बस ये कहूंगी कि अपनी बेबाकता के लिए वो पूरे छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं। तो मैं बिना किसी देरी के आपको मिलवाना चाहूँगी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जी से। गौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीजी भास्कर में। बिना किसी देरी के मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरू करना चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि जो बेबाकता से आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, विपक्ष के साथ आप डिबेट करते हैं, वो गौरी शंकर श्रीवास कैसा है? मतलब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू हुई? कैसे आपने सोचा कि मुझे राजनीति में जाना है? देखिए, राजनीति में मैं एक्सीडेंटल तौर पे आया हूँ। अच्छा, वो किस्सा क्या था? हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं। राजनीति शास्त्र में एमए किया है मैंने दुर्गा कॉलेज में, लेकिन राजनीति मेरी रुचि का विषय नहीं था। मैं फैशन लाइन में ज़्यादा अपने आप को और फिटनेस लाइन में ज़्यादा अपने आप को मैंने मौजूदगी दर्ज कराई थी युवा काल में। जी। राजनीति में जब व्यवसाय शुरू किया तो अधिकारियों का जो दबाव और दादागिरी मैंने देखा जी, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, वो किस्सा क्या था कि आपको लगा? वो किस्सा, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था जांजगीर में जी। तो वहाँ पे श्रम विभाग का कोई अधिकारी था जी, तो उसने मुझसे पैसे की मांग की। अच्छा। और ऐसा काम नहीं था कि कोई उसको पैसा दिया जाए, पर जबरन उसने काम रोकवा दिया। लेबर इंस्पेक्टर को बहुत पावर रहता है जी। और छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर रहे थे हम लोग, ट्रांसमिशन लाइन का टावर आवर का काम रहता है हम लोगों का लगाने का। तो वो चीज़ मुझे बहुत खल गई। अच्छा। क्योंकि मैं राजधानी में रहता था और जांजगीर में काम चल रहा था। तो राजधानी, साल पुराना किस्सा है ये? 20 साल पुरानी बात है। 20 साल पुरानी बात जी। 20 साल पहले की बात है। तो राजधानी में रहने का कुछ लोगों से मेरा परिचय था। उन्होंने कुछ लोगों को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने फ़ोन लगाया तो लेबर इंस्पेक्टर के कान खड़े हो गए और उसने वो पैसा वापस किया। अच्छा। हाँ, तो मुझे तब पता चला भाई कि नेताओं की पावर क्या होती है। अच्छा। वरना मैं वहाँ पे अपने आप को, रायपुर से इतने दूर अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था जी। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि राजनीति में शामिल होना चाहिए और राजनीति एक हमारा पार्ट है। तो जब आपने राजनीति में जाने का सोचा तो क्या परिवार को अजीब नहीं लगा कि तू व्यवसाय के चलते अब सीधा राजनीति में जा रहा है, कि जबकि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीति कहीं है ही नहीं? परिवार का जिक्र किया, बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। पिताजी का छोटा सा सैलून था, वो सरकारी मुलाजिम भी थे एफसीआई में, तो दोनों काम करते थे। सुबह सैलून जाते थे, उसके बाद फिर ऑफिस भी जाते थे। अच्छा। 3 बहनें थी, माँ, परिवार, उसके बाद फिर अभी एक पत्नी, बच्चे हैं जी। तो ये एक सामान्य फैमिली जो होती है हमारे परिवार में। तो कोई राजनीति में, क्या मैं बोलता हूँ, हमारे समाज में कोई राजनीति में आने का नहीं सोच सकता था जी। इतना छोटा सा हमारा समाज है, जैन समाज।
और राजनीति में आना परिवार वालों को उतना पसंद नहीं, माँ को तो आज भी पसंद नहीं है। अच्छा। माँ तो आज भी बोलती है कि तू ये सब क्या राजनीति कर रहा है, टीवी में आता है, इसमें आता है, आंदोलन करता है, सब छोड़ बोले। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता नहीं, ये सब? परिवार वालों को पसंद नहीं है जी। बहनों को पसंद है, परिवार को पसंद नहीं है। तो जब आपने राजनीति में आने का सोचा तो बीजेपी पार्टी को ही क्यों चुना? आप किसी और पार्टी में भी जा सकते थे। देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, जी। 2001 की बात है, तो छत्तीसगढ़ राज्य बना जी। और उस समय अटल जी का पूरे देश में क्रेज था। जी बिल्कुल। अटल जी की कविताएं हम लोग सुनते थे, उनका व्यक्तित्व बड़ा ही अच्छा लगता था, एक शांत, सौम्य, गंभीर, बातों में वजन, और राज्य बनाने के बाद तो हमारे हीरो बन गए वो। अच्छा। हमको एक पहचान दिलाया उन्होंने छत्तीसगढ़िया होने का, आज जो हम लोग कहलाते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सबसे बड़ा देन है, रोल मॉडल थे। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को देखते हम लोग बड़े हुए। अच्छा। डॉक्टर साहब जब 2003 में मुख्यमंत्री बने, रमन सिंह जी। अच्छा, रमन सिंह जी। दिलीप सुखदेव जी। जी। तो ये ऐसे उस समय के दिग्गज नेता थे, अजीत जोगी। जी जी जी। तो रमेश भाई जी बड़े अजब गजब का, मतलब गजब के नेता थे उस समय। जी जी। उनको देख के लगता था हम लोग टेलीविजन और अखबार में देखते थे उनको। अच्छा। तो कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता था। तो 2006-07 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। अच्छा। और मैं युवा मोर्चा की राजनीति कभी नहीं किया, जबकि मैं बहुत उस समय युवा था। लेकिन मैंने किसानों की राजनीति, किसान परिवार से हम लोग आते हैं, हमारा पूरा बैकग्राउंड आप देखोगे तो सब फैमिली में सब लोग कृषक कार्य में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने किसान मोर्चा को पकड़ा कि किसानों की राजनीति करूंगा। अच्छा। और भाजपा में उस समय लोग बोलते थे कि जिसको कोई मोर्चा में नहीं लिया जाता उसको किसान मोर्चा में लिया जाता है। अच्छा। इसीलिए किसान मोर्चा सरकार थी तो बहुत ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन उस दौरान भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया, संगठन को समझा, और लगभग मैं 20 साल किसान मोर्चा में रहा, सारे पदों में लगभग रहा। मुझे एक समय याद है, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी उस समय, जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। तो हम लोग काफ़ी छोटे थे उस समय, और उस समय पहली बार हुआ था मिस्टर छत्तीसगढ़, और हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक ही नाम था, मिस्टर छत्तीसगढ़ सन 2000, गौरी शंकर श्रीवास। वो आपके समाज के लिए एक बहुत गौरव का पल था। उस समय के हीरो थे आप, मतलब कहना चाहिए कि सन 2000 से जो आप सितारों की तरह चढ़े ना, उसके बाद आप उतरे ही नहीं। वो पल कैसा था आपके लिए जब आपको पता चला कि हाँ यार, मैं हूँ मिस्टर छत्तीसगढ़? राज्य गठन के बाद इतना बड़ा कॉन्टेस्ट हुआ राजकुमार कॉलेज में, और उसमें एक क्रेज था आपका लड़कियों के बीच में कि नहीं, सीरियसली हम बहुत छोटे थे, हमने देखा था हर न्यूज़पेपर में, हर मैगजीन्स में, न्यूज़ में सिर्फ आपकी चर्चाएं थी उस समय। प्रथम मिस्टर छत्तीसगढ़ बनने का सौभाग्य मिलना किसको पसंद नहीं आएगा। मैंने सोचा भी नहीं था, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उससे बड़ी बात जब हुई कि जब 2002 में ग्रासीम मिस्टर इंडिया के लिए मैं चयनित हुआ। अच्छा। हाँ, मिस्टर छत्तीसगढ़ बनना तो चलो राज्य तक की बात थी। जी जी। फिर आप इंडिया लेकिन ग्रासीम मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के लिए जाना मेरे लिए और बड़ा अचीवमेंट हो गया। अच्छा। बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। फैशन का माहौल नहीं था, छत्तीसगढ़ राज्य नया बना था, 1.5-2 साल हुआ था, तो लोग जानते भी नहीं थे। जब मैं दिल्ली के अपना परिचय दिया तो लोगों को ही नहीं मालूम था कि छत्तीसगढ़ राज्य क्या है। अच्छा। बाद में फिर बहुत सारे ऐड कैंपेन भी किए, दिग्जाम के, विमल के ऐड भी किए, यहाँ पे कुछ ज्वेलरी ऐड भी मिला। तो चूंकि परिवार बहुत सीमित था, मध्यम वर्ग के लोग थे, तो फाइनेंशियल स्थिति उससे अच्छी नहीं थी जी। तो बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें। तो जब आप मिस्टर छत्तीसगढ़ जीते तो परिवार वालों का आपके प्रति प्रतिक्रिया क्या थी? बहुत सामान उनको मालूम ही नहीं था। अच्छा। हाँ, मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था उस समय। जी जी। बजाज का, गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी, कारवार जी। और मिस्टर छत्तीसगढ़ जीतने के बाद मैं रोड में खड़ा था कॉन्टेस्ट होने के बाद। अच्छा, जीतने के बाद? तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने देखा कि आप तो विनर, आप कैसे खड़े हैं? तो मैं बोला वेट कर रहा हूँ, टैक्सी से कुछ मिल जाएगा। अच्छा। मेरा दोस्त मुझे छोड़ के गया था, अब स्कूटर में कैसे जाए जीतने के बाद। तो उन्होंने मुझे घर तक ड्रॉप किया। अच्छा। हाँ, नहीं, बड़ी बात थी, सन 2000, आज से 26 साल पुरानी बात है। हम लोग तो अभी 21 साल के थे और कॉलेज में थे हम लोग। जी जी। कुछ हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं था, तो घर वालों के लिए बहुत, उनको मालूम भी नहीं कि क्या होता है सब चीज़। अच्छा। कोई ऐसा कोई बहुत खुशी वाला मामला, ठीक है जीत कोई प्रतियोगिता है, आपको पता था कि हाँ मैंने क्या जीता भाई है? मैं तो रात भर सो नहीं पाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा कॉन्टेस्ट विनर हूँ, और ये इतिहास बन जाएगा। ये क्या 26 साल बाद भी हम उस चीज़ को याद कर रहे हैं। मुझे आज भी वो दो नाम याद है कि जब हमने न्यूज़पेपर पे देखा था तो गौरी शंकर श्रीवास और उन्नति अग्रवाल, शायद आपके साथ जो प्रतियोगिता में थी, विनर थी। सोचो, हमें आज भी वो नाम याद है कि वो बहुत जहन में चला था वो नाम। जिस बेबाकता के साथ आप अब डिबेट करते हो। 10 सेकंड रुकूंगा, आपको मेरी बड़ी पीड़ा है। जी बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 26 साल। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बाद 1-2 लोग और गए कॉन्टेस्ट में मिस्टर इंडिया खेलने के लिए, जीत नहीं पाए। ठीक है, फैशन का एटमॉस्फेयर नहीं है यहाँ पे जी। आज भी मॉल में सीमित हो गया। फेमिना मिस इंडिया के लिए आज तक छत्तीसगढ़ से कोई भी लड़की नहीं गई। अच्छा। हाँ, ये बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, आज तक कोई भी लड़की फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है। उसका कारण?
अब वो कारण, अब सबकी अपनी अपनी कैलिबर होता है, सबके अपने अपने पैमाने होते हैं, लेकिन एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ अब इतना ग्रोइंग स्टेट बन गया है। 26 साल हो गए, लेकिन आज तक उस प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति हम दर्ज नहीं कर पाए जी। मुझे बाद में जब भी किसी कॉन्टेस्ट में जज बनकर जाता हूं तो वहां बोलता हूं मैं जी कि हम लोगों ने कम से कम मिस्टर इंडिया में जाकर उपस्थिति दर्ज कराई, सेमीफाइनल तक पहुंचे, फाइनल भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहां तक पहुंचे, 2-3 राउंडों में क्लियर किया। लड़कियां नहीं पहुंच पाई, लड़कियों में बहुत अच्छी यहाँ की लड़कियां, हाँ, नो डाउट, आप सही प्रतिभाशाली लड़कियां हैं, गुड लुकिंग है, सबके पास अच्छा अपना हो रहा है, लेकिन नहीं जा पाई। इस बात का मुझे आज तक डर है। जिस बेबाकता के साथ आप सोशल मीडिया पे किसी भी न्यूज़ चैनल पे डिबेट करते हो, आप बहस करते हो किसी मुद्दे को लेकर, और लोग पूरा छत्तीसगढ़ आपको एक बेबाक मंत्री यानी कि प्रवक्ता के रूप में देखता है, तो इस बेबाकता से कभी आपको डर नहीं लगा या कभी हिचक नहीं हुई कि ये बेबाकता कभी मुझे किसी चीज़ पे, किसी मोड़ पर गलत हो सकता है या कभी कुछ बुरा हो सकता है? मेरा सबसे बड़ा वेपन आज की डेट में मेरी आवाज़ है। आवाज़, जी बिल्कुल। और मैं गांव, गरीब, किसान और मूल मुद्दे के लिए आवाज़ उठाता हूँ। जी बिल्कुल सही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और राजनीति में आज जो मैं स्थापित हूँ, मेरी पार्टी ने जो मुझे मौका दिया है, जी। लगभग 9 साल से लगातार मुझे मेरी पार्टी प्रवक्ता बना रही है। जी। तीसरी बार मुझे भी सौभाग्य मिला, और मैं ये सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ वहाँ के लोगों के लिए आज जब मैं अपने समाज में जाकर मिलता हूँ तो लोग मुझे गले लगा लेते हैं। अच्छा। कि भैया जब टीवी में जाते हैं, टीवी में आप बोलते हो, ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं। जी। उनके लिए एक बड़ी बात, मतलब एक समाज की आवाज बनकर आप जाते हो। किसी को मतलब नहीं लगता था कि हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। जी बिल्कुल। रिकेश सेन जी विधायक बनेंगे, नहीं लगता था कि कभी कोई विधायक बनेगा। जी बिल्कुल सही बात, बड़ी बात मैं है। प्रवक्ता बना, किसी को नहीं लगता था कि आप हैं, रिकेश सेन जी हैं और मोना सेन जी हैं, जो आप लोग समाज को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, बड़ी बात है ये। बहुत छोटे छोटे परिवार से आते हैं हम जी जी। तो मेरा ये एक्चुअली आज के डेट में राजनीति का सबसे बड़ा हथियार यही है मेरा, आपकी आवाज़। हाँ, आवाज़ है जो मेरी, जो मैं चैनल पे हर चैनल पे, जी हाँ बिल्कुल, हम देखते रहते हैं, आप हर चैनल पे बेबाकता से अपनी बातें रखते हैं। आसान लोगों को लगता है, लेकिन उसकी तैयारी और उसके फैक्ट जो होते हैं उसके लिए काफ़ी अध्ययन करना पड़ता है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोग आपको ट्रोल करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उससे कैसे डील करते हो आप? आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज ही एक पोस्ट आया है जी, और वो पोस्ट बड़ा मार्मिक है जी, लेकिन वो लोग गलत नहीं है जिन लोगों ने पोस्ट किया ऐसा, मैं उनको गलत नहीं मानता, क्योंकि उस आंदोलन के हम हिस्सा रहे। दिव्यांगों ने आज पोस्ट किया है हमारे लिए जी, और फेसबुक में लिखा है कि यह है श्री श्री 108 गौरी शंकर श्रीवास जी महाराज विपक्ष में थे तो दिव्यांगों के बड़े हमदर्द थे, प्रेस क्लब में बैठकर ऐसे गरजते थे मानो न्याय की गंगा भी बहा देंगे। मतलब सोचिए, बड़ी बात है कि आपके लिए फोटो के साथ आज ही डाले हैं। अच्छा। आज ही का है, आप उनके लिए भी लड़े हैं, मतलब मैं लगभग 118 आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ। भूपेश बघेल, यस, भूपेश बघेल के काल में युवा कर्मचारी, महिलाओं का आंगनबाड़ी से लेकर मितानिन से लेकर अंशकालीन संविदा और दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों का आंदोलन का हिस्सा रहा। मुझे मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी दिया था जी। तो चूंकि अब सरकार में है तो वो लोग मुझे वहीं खोजते हैं, मुझे उसी भूमिका में चाहते हैं कि मैं फिर से उनके साथ में खड़े हो जाऊं और फिर से मैं दहाड़ू, जैसे वहाँ मैं शेर की तरह जैसे आप दहाड़ते हो। चाहते हैं, मेरे को उसी रूप में वो लोग पसंद करते हैं। आज भी देखिए जो पोस्ट लिखा है कि मैं गायब हूँ, भाई सरकार है, सरकार के लिए आप अपनी पार्टी के लिए कैसे आप जाकर वहाँ पर उनके साथ में खड़े होंगे? हमारा काम है समस्या का समाधान करना। अब हम लोग एक सेतु का काम कर रहे हैं जी। तो जितने भी संगठन है सब लोग आते हैं, मुलाकात भी करते हैं, कई लोगों का काम होता भी है, कई लोगों का भी नहीं हुआ है, प्रयासरत है हम लोग जी। तो वो ट्रोल कर रहे हैं, वो भी उनका प्यार है, उनका दर्द है, उनका काम हो जाता तो नहीं करते। नेगेटिव में भी आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव आप देख लेते हैं, खोज लेते हैं। माँ बहन की गाली लिखते हैं जी जी बिल्कुल, मेरी बेटी तक को नहीं छोड़ते हैं, और आपको क्या बताऊं मैं, ये भी बड़ी पीड़ा होती है उस समय। नहीं, सीरियसली पीड़ा वाली बात ही है। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगता है कि भाई हम लोगों ने क्या पाप कर दिया। विपक्ष में थे जी, तो जिम्मेदारी से बतौर विपक्ष हम जाकर उनका साथ दिए जी, उनके लिए सब प्रकार का बंदोबस्त करते थे जी, घर का पैसा लगाते थे भाई, ऐसा नहीं है, परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो आज सरकार में इसका मतलब क्या विपक्ष और फिर खड़े हो जाए, उससे क्या हो जाएगा, उनका समस्या का समाधान हो जाएगा क्या, रास्ता हो जाएगा, मिल जाएगा क्या? आज कम से कम सरकार तक, मंत्रियों तक, सीएम साहब तक इस बात को पहुंचाते तो हम लोग जी। बिल्कुल, बहुत लोगों का निवारण भी हुआ है जी। तो मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है जब मेरे परिवार को, खासतौर से मेरी बेटी को जब गाली दी जाती है, उसका क्या रोल है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। प्रदेश प्रवक्ता बनना और जो आप बेबाकता से बोलते हैं, वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये सफ़र आपके लिए? बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, बहुत सारी चीज़ सीखने मिली, और किसान राजनीति से चूँकि आया हूँ तो ज़मीन पे ज़्यादा रहा, मैं लोगों के बीच रहा, तो इसलिए उन चीज़ों की ज़्यादा मुझे समझ हुई जी। आप खाली चैनल पे बैठेंगे तो आपको चीज़ें पता नहीं चलेगी। आप एक
रट्टू तोता के तौर पे जाएंगे आप चैनल जी। आम लोगों के बीच जाएंगे तो आपको पढ़ने लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि नॉलेज में चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी जी। जैसे वो मिलेनियर एक मूवी आई थी, याद कीजिए, उसमें जो जवाब देता था, है ना, तो वो इस्लाम डॉग ऑफ मिलेनियर था। वो जवाब इसलिए देता था क्योंकि इन चीज़ों को फेस करता था। राइट, हाँ, तो वो जिया रहता है उसने उन चीज़ों को। तो हम लोग उस चीज़ को जिए हैं जी। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को इसीलिए डिलीवर कर पाते हैं, उन चीज़ों को हमने अपनी आंखों से देखा है। जब आप बीजेपी से जुड़े तो वो जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक का सफर आपका कैसा रहा है? काफ़ी चुनौती है हम लोगों के लिए। हाँ। राजनीति इतना आसान नहीं है, राजनीति और कठिन होते जा रहा है, क्योंकि अब की जो राजनीति है वो काफ़ी महंगी हो गई है, संख्या आधारित हो गई है, जाति आधारित हो गई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो रहा, सभी पार्टी इसको कर रही है जी। अब संख्या के आधार पर अब योग्यता थोड़ी सी कम देखी जाती है जी। संगठन में तो मिल जाता है स्थान, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स में जाएंगे जी, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स मतलब उसमें जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, तो बहुत बार योग्यता होने के बाद भी जी आपको स्थान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप उस समाज की संख्या में फिट नहीं बैठते। और सामाजिक रूप से बहुत आपको इग्नोर किया जाता है। इग्नोर नहीं किया जाता, वो ऐसा समीकरण बनता है जी। जैसे कोई समाज का वोट वहाँ पर ज़्यादा है और कोई अच्छा योग्य व्यक्ति है तो उसको टिकट कई बार नहीं मिलता है क्योंकि उसके समाज का संख्या वहाँ नहीं है, तो उस पर भी हम लोग भी कर जाते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है। और चीज़ें अब ये डिमांड है जी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये चीज़ चल रही है। तो हम लोग की जो आबादी है हमारे समाज की बहुत कम है जी। क्वान्टिफाइबल डाटा में तो 2-2.5 लाख बता दिया गया है, हालांकि ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या हम लोगों के लिए आसान नहीं है। दूसरा क्या है कि मैं राजधानी में रहता हूँ जी, तो राजधानी में यहाँ पर चुनाव से लेकर सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई है जी। राइट, हम लोगों का कोई ऐसा कोई पैतृक बिजनेस नहीं है, रोज खुद गड्ढा खोदना, रोज खुद पानी पीना, खुद ही पानी पीना है। तो बहुत सारी चुनौती है, ऐसा आसान नहीं है, यहाँ तक पहुँचना भी इतना इजी नहीं रहा। गौरी शंकर जी, कुछ दिन पहले आपने 3 या 4 दिन पहले पेट्रोल को लेकर एक पोस्ट डाला था, बहुत वायरल हुआ था वो पोस्ट कि पावर पेट्रोल शंकरनगर वाले पेट्रोल पंप में जानबूझकर मौका आपदा पे लोग मौका ढूंढ रहे हैं, ऐसा करके आपने कुछ पोस्ट डाला था। उसका कहा था आपने कि मैं इसका शिकायत करूंगा, इसका पर्दाफाश करूंगा, वो मुद्दा क्या था? मुद्दा ये है कि जब से पेट्रोल बढ़ाने की बात हुई है और मोदी जी ने जिस दिन राष्ट्र को संबोधित किया है जी राइट, कि ऊर्जा संकट की ओर, उसके बाद से ही बहुत ज्यादा दिक्कतें, हाँ, एक तो जमाखोरी बढ़ा, हाँ, मुनाफाखोरी बढ़ा, बहुत पहली बात लोग पैनिक हो गए, चीजों को पैनिक हो गए, अचानक से पंप में भीड़ लग गई। तो कुछ पंप मालिक, सब तो नहीं, कुछ पंप मालिकों ने इसको मुनाफाखोरी का माध्यम बना लिया, आपदा में अवसर जिसको कहा मैं। और मुझे तो लगातार शिकायत मिल रही है कि भाई एक ऐसा कवर्धा का एक गांव है, वहाँ 8 दिन से पावर पेट्रोल बेच रहे हैं और कोई पेट्रोल बेच ही नहीं रहे। अब वो पावर है क्या है, ग्रामीण एरिया में इसकी सबसे ज्यादा 10 रुपए का फर्क है। एक किसान के लिए कितना बड़ा चुनौती वाली बात है, उसका तो जेब काटा जा रहा है, लूटा जा रहा है उसको। मैंने सिर्फ ध्यान आकृष्ट किया है जी। मैं आपको पहले दिन से बोला कि हम लोग जमीन की राजनीति करते हैं, जमीन से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। अब इस मुद्दे पर कोई बोलने वाला नहीं, बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ता सोच के नहीं बोलते भाई सरकार है कैसे बोले, पर मेरा ये कहना है कि अभी सबसे अच्छा मौका है, आप जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दे उठाएंगे तो निश्चित तौर पर सत्ता भी सुनेगी। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बात से आगाह किया है, आपने टैग किया था, और राज्य सरकार को भी बताया है। आज अपर कलेक्टर महोदय गए भी हैं सारे पंप में देखने के लिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा मतलब आपकी उस रिपोर्ट का असर हुआ है उस पोस्ट का? कोई प्रमोशन का काम नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सामान्य तौर पर मैं गया हूँ जी, राइट, मैं इस वेशभूषा में नहीं गया हूँ कि मैं नेता हूँ जी जी, हाँ मैंने देखा, बहुत नॉर्मल कपड़े में आप गए थे आप। तो मेरा ये कहीं मैं देखूं तो भाई क्या है फैक्ट्स जी जी। दूसरा कि भाई मैं खाली आरोप लगाने पे विश्वास नहीं रखता, मैं फैक्ट चेक करता हूँ। बहुत सारे पेट्रोल पंप के मालिकों ने फोन किया, बोले गौरी शंकर जी उसमें पेट्रोल पंप में 2500-2600 लीटर रखना पड़ता है, कुछ मौखिक आदेश भी है आपातकाल में। बोला सब चीज ठीक है जी, पर 200-300 लीटर भी ऊपर है तो उसको क्यों नहीं दे रहे हो जी। और एक पंप मालिक ने तो दिखाने से मना कर दिया कि हम आपको रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा ना, ये तो हमारा अधिकार है, क्यों नहीं दिखाओगे आप? सारी चीजें डिजिटल में है जी, राइट। आप अब कुछ चीज छुपा नहीं सकते हैं। और हम अब भारत देश के युवा हैं, जागरूक युवा हैं, सोशल मीडिया हमारे पास, हमारा मोबाइल है, हम किसी चीज को भी अपना छुपाएंगे ना छुपने देंगे। राज्य सरकार में भी हमारी भूमिका है, केंद्र सरकार में भी हमारी भूमिका है, और सरकार तक इस बात को हम पहुंचाएंगे। हम किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं वहाँ, हम सिर्फ जो फैक्ट उस पर बात करेंगे ताकि आम लोगों को उससे राहत मिले। ठीक है, हम लोग ले सकते हैं 10 कहीं ना कहीं लोगों की आवाज बनकर ही आप उस मुद्दा को आपने उठाया था, लोगों के लिए मेरे फेसबुक में कमेंट जो आया है उस कमेंट को पढ़ लीजिएगा। लोगों ने इनकी पोस्ट को शेयर भी किया है, 90% लोगों का ये कमेंट है कि हमारे यहाँ भी ये हो रहा है जी, राइट, मैंने पढ़ा। 90% लोगों का कमेंट पढ़िए आप। कई लोगों ने गाँव का, कई लोगों ने वीडियो भी भेजा मुझे जी,
कि भैया हमारे बीच हो रहा है करके। जी गौरी शंकर जी, कुछ समय पहले ना आपने एक पुराना मुद्दा मैं उठा रही हूँ, पीएससी घोटाले को लेकर आपने बहुत ज़्यादा उसको उजागर करने की कोशिश की। क्या वो जो मुद्दा था क्या वो अब ठीक हो चुका है? देखिए, छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला जो था वो छोटा मोटा घोटाला नहीं था। जी जी, वो बहुत बड़ा मुद्दा था अपने आप में उस समय का। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी न्याय बाकी है। ठीक है, टामन सोनवानी उसके गिरोह के सदस्य आरती वासनिक सब लोग जेल में हैं, उनको जेल पहुंचाकर मुझे बहुत सबसे बड़ा सुकून मिला। अच्छा। क्योंकि वो लड़ाई को हमने वास्तव में ईमानदारी के साथ में सड़क पर लड़ा था। भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लोग खिल्ली उड़ाते थे। आज कम से कम कोई भी पीएससी में इस प्रकार की हरकत करने से 100 बार सोचेगा। पीएससी सुधार आयोग का भी निर्माण किया। आप एक तरफा उस मुद्दा को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अब देखिए, लोग बोलते हैं कि गौरी शंकर जी पीएससी मुद्दा उठाए, लेकिन बाकी लोग की नियुक्ति हो गई, टामन सोनवानी के परिवार वालों की नियुक्ति रुकी हुई है। जी। उस पर हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, टिप्पणी की है कि जितने लोग की नियुक्ति हो रही है जी, उनमें अगर कोई भी जांच में दोषी पाएगा तो उसकी नौकरी जाएगी। अच्छा। फिर कुछ लोग बोलते हैं पीएससी घोटाला हुआ है, नीट घोटाला हुआ है, उसमें गौरी शंकर जी चुप क्यों हैं? जी भाई उम्मीद तो करते हैं लोग कि आप कहाँ हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे जैसे स्मृति ईरानी जी को ट्रोल करते हैं, सिलेंडर जब बढ़ता है कि स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं, आता है ना। तो पीएससी कोई घोटाला था, मुझे भी ट्रोल करते हैं। तो उनको बताना चाहता हूँ कि अभी 2 महीना पहले बॉयलर इंजीनियर का एक पद निकला था पीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी में, और ओवर एज व्यक्ति को नियुक्ति दे दी गई उसमें। जी। उस विषय को लेकर राजभवन से लेकर सब जगह मैंने आवाज उठाई है, शिकायत भी किया है। अच्छा। अब मेरी सरकार है, रीता सांडिल जी वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो नियुक्ति रुकी हुई है। भाई जहाँ गलत होगा वहाँ बोलेंगे हम, ऐसा नहीं है कि सरकार है तो भाई हम चुपचाप बैठ जाए, ऐसा नहीं है। जी। युवाओं ने बताया भैया ये चीज में फैक्ट है, हाई कोर्ट का उसमें आदेश भी है। जी। हाई कोर्ट भी मान रहा है कि इसमें गलत हुआ है, लेकिन उस पर पीएससी उसको नियुक्ति नहीं दे रही है जो वास्तव में जो अभ्यर्थी लायक है, योग्य है। जी। तो इस प्रकार की जहाँ जहाँ नाइंसाफी होगी वहाँ हम लोग आवाज उठाएंगे। गौरी शंकर, जैसे आप हर किसी एक मुद्दे को, जैसे पीएससी घोटाला, पेट्रोल वगैरह को लेकर आप लोग आंदोलन करते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर कभी कोई नेता क्यों नहीं जागा कि इस महिला के साथ गलत हुआ है, या इनके साथ दहेज उत्पीड़न या फिर मर्डर, बहुत सारे केसेस, घरेलू हिंसा आप लोग देखते हैं, तो कभी महिला सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया? देखिए, क्या ये सिर्फ पुलिस का ही काम है? क्या प्रशासन बिल्कुल उसके पीछे नहीं है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है जी कि मैं किसी भी मुद्दे को उठाकर आरोप लगाकर भागने में यकीन नहीं करता। जी। मैं अंजाम तक पहुंचाता हूँ। पीएससी वाला स्कैम है, भारतमाला वाला स्कैम हम लोगों ने उजागर किया, आज भी उसमें भी अधिकारी लोग सब जेल में बैठे हुए हैं, सस्पेंड है, ईडी की जांच चल रही है उस पर। ऐसे बहुत सारे स्कैम का हमने उजागर किया। महिलाओं का मामला एक तो बहुत सेंसिटिव होता है। राइट। दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मी की माताओं ने अपना सर मुंडा लिया था, याद कीजिएगा। 1 साल आंदोलन किए थे यहाँ पे बूढ़ेश्वर मंदिर में। उनके साथ में हनुमान बन के खड़ा रहा मैं। रोज रात में 1:30 बजे 2 बजे जाता था जी। उनके साथ में बैठता था। उनको लगातार हम लोग बिल्कुल बल प्रदान किए। आज भी उसमें 27 लोगों को सरकारी नौकरी दिलाया हम लोग, सरकार आने के बाद। वो मोदी जी की गारंटी का हिस्सा था हमारा। जिनकी नौकरी नहीं मिली अभी उनको सुविधा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं हम लोग। महिला सुरक्षा का विषय आ जाता है, पुरुष होने के कारण जहाँ जहाँ लगता है एहतियात के तौर पे हम साथ में खड़े होते हैं। बहुत सारे मामलों के फैक्ट हमको पता नहीं होते हैं, वो जांच में पता चलता है बहुत सारे मामले फर्जी थे। हाँ, कभी कभी होता है कि आदमी नहीं, औरतें भी बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे मामले में भाई जब तक उसकी विवेचना नहीं होती, जब तक जांच नहीं होती। और ये काम किसका है? गौरी शंकर श्रीवास का नहीं, ये पुलिस का काम है, महिला आयोग का काम है। उसके लिए संस्था बनी, उसके लिए हमारी भाजपा की नेत्रियां भी हैं। तो हर मामले में मैं ही बोलूँ या तलवार लेकर मैं निकल जाऊँ ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कुछ मामले में हाथ डाला है तो बाद में पता चला कि जो पीड़ित पक्ष था वो गलत था। तो जब तक अभी इस मामले में मैंने देखा कि जब तक दोनों पक्षों का अपना सुन ले तब तक किसी नतीजे में ना जाए। बहुत सेंसिटिव विषय रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। आपने बड़ी बात की आज। जी जी जी। बस मैं ये जाना, जैसे राजनीति और परिवार एक साथ, आप एक पारिवारिक, आपकी बेटी है, परिवार है, पत्नी है, माँ है, और एक तरफ आपका राजनीति है और लोग हैं, ठीक है, जिसमें जिस भाव से आप जनसेवा करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि दोनों को एक साथ एक बराबर में आ जाते हैं, तो कैसे मैनेज करते हो परिवार को और राजनीति को एक साथ समय देने के लिए? मेरे लिए मेरा परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है जी, बड़ी बात। लेकिन मेरी जिम्मेदारी प्रदेश के प्रति भी है। लोगों की उम्मीद है, लोग जब ठीक है ट्रोल करते हैं लेकिन उम्मीद से याद करते हैं कि इस विषय में मैं कुछ बोलूंगा। अच्छा। मुझे अच्छा भी लगता है कि लोग बोलते हैं कि आप कैसे कुछ नहीं बोल रहे। कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, उसको पॉजिटिव लेता हूँ मैं।
मैं उनको ब्लॉक भी नहीं करता। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। नकारात्मकता में भी अब सकारात्मकता देख लेते हैं। तो परिवार के साथ में समय कई बार नहीं दे पाते हैं, उसको लेकर नाराजगी तो रहती है जी। और बिटिया भी कई बार ऐसा होता है कि उसको मैं टाइम नहीं दे पाता, बहुत सारी चीजें होती है, उलझने हैं, लेकिन जिम्मेदारी हर किसी का अपना पार्ट है। देश के लिए अपनी जिम्मेदारी का पार्ट है, समाज को लेकर अपना पार्ट है जिम्मेदारी का, परिवार को लेकर है, फिर प्रदेश की जिम्मेदारी का। तो सबका अपना अपना किरदार निभाना पड़ता है। कहीं 19-20 होता है परिवार, उसमें कई बार समझ भी जाता है, समझ भी जाते हैं, सब समझते हैं लोग कि भाई अब जिम्मेदारी है और एक आवाज है, तो भाई कम से कम लोगों की एक अपेक्षा है जी। तो इस बात का उनको भी सेटिस्फेक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरीशंकर श्रीवास जी। तो ये थे गौरीशंकर श्रीवास जी। अगले पॉडकास्ट इंटरव्यू पे कौन से बहुत ही खास शख्स हमारे साथ होंगे, उसके लिए देखते रहिए सीजी भास्कर। मैं माधवी आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।